हेलो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि इतनी बड़ी एफआईएस की सेलिंग इंडिया में होती है और इतनी बड़ी सेलिंग होने के बावजूद भी इंडिया स्ट्रांग रहती है, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है और उसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अभी भी इंडिया पर विश्वास क्यों रखते हैं इन्वेस्ट करने में। या फिर अगर आपने कई रिसेंट रिपोर्ट देखी होगी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की, जैसे कि सीएलएसई की रिपोर्ट हो, मूडीज की रिपोर्ट हो, गोल्डन सैच की रिपोर्ट हो, उसमें उन्होंने इंडिया पर इतना विश्वास क्यों जताया है, वो इंडिया के तरफ फिर से क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन अगर आप जान लेंगे तो आपको ये पूरा मामला समझ में आएगा कि इतनी बड़ी सेलिंग होने के बावजूद भी इंडिया स्ट्रांग क्यों रही। उसके पीछे की मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसने इंडिया को यहां पर बचाया, तो वो चीज देखेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी एजुकेशनल होगा, काफी थोड़ा डीप होगा, बट इंपॉर्टेंट यही चीज होती है कि दोस्तों हमारे हर वीडियो में आपको हमारी यही कोशिश होती है कि आपको कुछ सीखने को मिले। बेसिक चीजें जो काफी डिफिकल्ट होती है वो आपको आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करें, ताकि आप अगर ये ठीक से समझ जाएंगे तो आपकी जो डिसीजन होगी इन्वेस्टिंग की या फिर ट्रेडिंग की वो आपकी अच्छी तरह ले पाएंगे। आपका जो मतलब अभी फ्यूचर प्रेडिक्शन होगा उसमें आपको काफी हमारी हेल्प हो सकेगी। तो दोस्तों, काफी मेहनत करके हम ये वीडियो आपके पास लाते हैं, हर वीडियो में आपको कुछ नया देने की हम कोशिश करते हैं। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा। अगर आप दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये बातें ठीक से जान लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आखिर इंडिया स्ट्रांग क्यों रही इतनी बड़ी बिकवाली के बावजूद। ओके, इंडिया में जबरदस्त बिकवाली होती है। देखिए आपके सामने अभी एक जो चार्ट है वहां पर दिख रहा होगा आपको, अप्रैल से नवंबर तक देखिए, यहाँ पर काफी अच्छा मतलब जो एफआईआईज का करेंसी एसेट है ये, मतलब एफआईआईज की कितनी वैल्यू इन्होंने ऐड किया था इंडिया की करेंसी में, तो यहाँ फॉरेन करेंसी कितनी ऐड हुई थी वैल्यू में वो यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि बिलियन में है। जैसे कि देख लीजिए अप्रैल के अराउंड यहाँ पर 1 बिलियन से भी कम का फॉरेन करेंसी एसेट हमारे पास होता है। फॉरेन करेंसी की वैल्यू 1 बिलियन से भी कम है, बट उसके बाद देख लीजिए अप्रैल 26 को वो और कम हो जाती है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू माइनस में जाती है दोस्तों। 11 बिलियन के अराउंड की माइनस में यहां पर वैल्यू है, बट उसके बाद मई में रिकवरी होती है और देख लीजिए 1.6 बिलियन, जून में 1.9 बिलियन, जुलाई में 15 बिलियन, अगस्त में 28 बिलियन, सितंबर में 45 बिलियन, अक्टूबर में 22 बिलियन। मतलब देख लीजिए ये जो ट्रेंड है काफी हेल्दी था, मतलब इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी काफी उन्हें ग्रो होती हुई दिख रही थी। उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट के हमारे जो निफ्टी हो, इंडेक्स हो, वो सारे जबरदस्त बुलिश मूवमेंट में थे। बट उसके बाद देख लीजिए फिर 27 सितंबर से देख लीजिए जो हमारा फॉरेन करेंसी का एसेट है उसकी वैल्यू कम हो गई 22 बिलियन के अराउंड, 45 से ये गिरकर 23 के अराउंड बिलियन की वैल्यू यहां पर रह गई। और अगर आप नवंबर में देखें दोस्तों, नवंबर आते आते 15 नवंबर आते आते हाफ मंथ हो चुका है और उसके बाद देख लीजिए ये फिर से माइनस में आई है। मतलब ये जो खतरा था अप्रैल 26 के अराउंड वाला, ये फिर से यहां पर इंडिया के यहां पर दिख रहा है कि इंडिया में जो वैल्यू है फॉरेन करेंसी की वो यहां पर माइनस में दिखा रही है। मतलब यहां पर जबरदस्त सेलिंग इन्होंने एफपीआईज ने की है। तो देख लीजिए दोस्तों, कभी भी किसी भी देश में अगर इतनी बड़ी सेलिंग होती है तो वो देश संकट में आ सकता है, क्योंकि ये जो होता है फॉरेन करेंसी उसकी जरूरत क्यों होती है, सीखने को मिलेगा दोस्तों। देख लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। फॉरेन करेंसी जो होती है उसकी जरूरत होती है हमें कुछ भी चीज जो हो वो इंपोर्ट करने में। मतलब अगर आप जैसे कि इंडिया है, इंडिया के पास अगर जो हम कहें कि कच्चा तेल है वो इंडिया के पास नहीं है, तो जो चीज हमारे यहां नहीं है तो वो हम बाहर से हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो हमारा देश यहाँ पर बना नहीं सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए जो हमारे पास चाहिए होता है वो हमारा चलन जो होता है वो वहां पर नहीं चलता है। उनके देश का जो चलन हो या फिर वर्ल्ड का जो चलन चल रहा है जैसे कि डॉलर हो वो वहां पर चलता है। तो आपके पास डॉलर होने चाहिए या फिर उनके देश का जो करेंसी है वो आपके पास होनी चाहिए। तो इसीलिए फॉरेन की करेंसी हो या फिर डॉलर हो वो आपके पास होगे तो ही आप इंपोर्ट
कर सकोगे, ये चीज होती है एक्चुअल में। तो इस इंपोर्ट के लिए, जो कि इंडिया काफी बड़ा निर्भर है इंपोर्ट के लिए, कई सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, कई बड़ी वैल्यू में हम इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया से। तो इतनी बड़ी जो इंपोर्ट कंट्री के लिए हमारे पास ये जो करेंसी होगी वो भी ज्यादा होनी चाहिए। बट इंडिया के पास देख लीजिए दोस्तों, यहां पर तो दिक्कत थी, यहां पर तो फॉरेन जो लोग थे वो पैसा निकाल कर जा रहे थे, इससे हमारी फॉरेन करेंसी जो है उसमें कमी आई और हमारे पास दिक्कत की चीज आई थी हमारे सामने। काफी बड़ा संकट था एक्चुअल में, बट हम उससे उभर सके, इसके पीछे का रीजन था ये दोस्तों, ये गोल्ड। मतलब फॉरेन करेंसी आपके पास होनी चाहिए इंपोर्ट के लिए, उसके साथ साथ गोल्ड होगा तो भी चलेगा, क्योंकि गोल्ड भी आप करेंसी उसके साथ कर सकते हैं, बेच सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो हमारे पास जब यहां पर दिक्कत आई फॉरेन करेंसी की, बट हमारे यहां सहारा देने के लिए, इकोनॉमी को सहारा देने के लिए यहां पर था गोल्ड। देख लीजिए हमने यहां पर लगातार बाइंग की है, इस वजह से देख लीजिए गोल्ड का जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ देख रहा होगा आपको। अप्रैल में 2 बिलियन के अराउंड थी हमारी गोल्ड की वैल्यू, उसके बाद ये 3, देख लीजिए धीरे धीरे बढ़ते 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 यहां पर अक्टूबर तक 15 बिलियन के अराउंड का सोना हमारे पास था। इतना जबरदस्त वैल्यू हमारे पास था। इसीलिए अभी जो माइनस में यहां पर फॉरेन करेंसी है, बट हमारे पास अभी 13 बिलियन का सोना है, 13 बिलियन। तो ये जो मतलब गिरावट आई है इससे हमें ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अभी भी हम काफी अच्छी तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, ये गोल्ड की वजह से हुआ है दोस्तों। तो ये जो पॉलिसी होती है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, काफी दूर का सोचना पड़ता है, तभी आप ये सारी चीजें कर सकेंगे। ये जो दिक्कतें थी इसके बारे में जो जानकारी थी कि वो आ सकती है, तो वो पहले ही हमारे जो वित्त मंत्री होते हो या फिर हमारे आरबीआई के गवर्नर है, इन्हें ये चीजें पहले से ही मालूम होती है, तो इसीलिए वो पहले से ही उसके बारे में कुछ ना कुछ करने की वहां पर तजवीज करते हैं। तो वही चीज है यहां पर गोल्ड की जो उन्होंने हमने लगातार बाइंग की, उसका फायदा अब हमें दिख रहा है। हमारी इकोनॉमी मुश्किल में आ सकती थी, उसे बचाने का काम यहां पर गोल्ड ने किया है। देख लीजिए मार्च टू अक्टूबर, ओके, इन महीनों में हमने दोस्तों रिसेंटली 44 टन का सोना हमने खरीदा है। 44 टन का सोना आरबीआई ने वहां पर खरीदा है, मतलब गवर्नमेंट ने खरीदा है दोस्तों 44 टन। इतनी बड़ी उन्होंने बाइंग जो की, उसके पीछे का रीजन ही है दोस्तों कि ये जो होता है सोना, ये आपको दिक्कत की जब चीज आएगी, फॉरेनर्स आपसे दूर चले जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके यहां नहीं होगी, तब इंपोर्ट करने के लिए आपको ये सोना आप यूज कर सकते हैं। तो वही चीज है, यहां पर जबरदस्त बाइंग हमारी यहां से आरबीआई ने पूरी तरह से की। उससे एक चीज हो गई कि इतनी बड़ी बाइंग जब आरबीआई करता है, कोई भी सेंट्रल बैंक करता है, तो क्या हो रहा है कि हमारी जो एक अभी बेसिक चीज आप सीखेंगे दोस्तों, कीमत जो बढ़ती है उसके पीछे के 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो आपकी मांग बढ़े, ओके, आपकी डिमांड अगर बढ़ती है किसी चीज की तो उससे भी कीमतें बढ़ सकती है। और दूसरी चीज होती है कि सप्लाई जो हो वो ही अगर कम हो तो भी कीमतें बढ़ सकती है। तो ये दोनों तरह से कीमतें बढ़ सकती है, सप्लाई या फिर डिमांड से। तो यहां पर अभी जो डिमांड बढ़ी थी, सोना हमारे आरबीआई को खरीदना था, डिमांड बढ़ाई, काफी संख्या में वो वहां पर बाइंग कर रहे थे, उसकी वजह से सोने में आपको रेट जो है काफी बढ़ते हुए भी दिखे। ग्लोबल रीजन तो थे ही, बट उसके साथ साथ आरबीआई का सोना खरीदना ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था। और इसी वजह से इस दौरान दोस्तों 31% की वैल्यू बढ़ी है, मतलब सोने का जो भाव है वो बढ़ा, और उसकी वजह से इंडिया को दोस्तों 31% की वैल्यू क्रिएशन वहां पर मिली। मतलब जो बाइंग हमने की उससे तो वो स्टॉक तो बढ़ा ही, उसके साथ साथ हमारी वैल्यू भी बढ़ी, सोने की कीमतें बढ़ी, इसलिए वैल्यू बढ़ना तो स्वाभाविक है। तो वही चीज हुई, 31% हमारी वैल्यू भी बढ़ी, मतलब सोने की वैल्यू भी बढ़ी, सोने का स्टॉक भी हमारे पास रहा, काफी अच्छी चीज हमारे पास हो गई। तो ये करने वाला कौन होता है भाई? ये तो होता है आरबीआई के गवर्नर। उनके हाथ में रहता है कि कितना सोना खरीदना है या नहीं, उसके साथ साथ कब बेचना है, ये सारी चीजें का जो नियमन होता है, रेगुलेशन होता है, वो करते हैं आरबीआई के गवर्नर। तो आरबीआई के गवर्नर जो है दोस्तों, उन्होंने 2017 से ही
2017 से ही ये गोल्ड का प्लान वहां पर उन्होंने ड्रॉ किया। तब से वो गोल्ड में खरीदी जो मतलब बाइंग है वो करने की वहां पर उन्होंने प्लान वहां पर उन्होंने स्टार्ट किया था। तो गोल्ड वो 2017 से वो बाय कर रहे थे। और जब ये हमारे देश पर मतलब पूरे वर्ल्ड पर जब जबरदस्त संकट आया था कोविड का, तो इस संकट में दोस्तों ये संकट देखने के बाद फिर तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से गोल्ड में बाइंग स्टार्ट की। मतलब उन्हें मतलब ये देख लीजिए, गोल्ड खरीदने का, गोल्ड बाय करने का जो मकसद होता है रियल, वो वही होता है कि जब अनसर्टिनिटी हो, जब कोई इकोनॉमी दिक्कत में हो, तब उसे होल्ड करने के लिए, तब उसे सहारा देने के लिए गोल्ड चाहिए होता है। तो वही चीज उन्होंने देखी कि कोविड में जबरदस्त वहां पर इकोनॉमी, सारी इकोनॉमी जो थी सारी वर्ल्ड की, उसमें दिक्कतें थी। तब उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी देखी और वहां पर गोल्ड खरीदना वहां से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मतलब एग्रेसिवली 2017 से उन्होंने मतलब तो पॉलिसी तो रखी, बट उसके बाद एग्रेसिवली उन्होंने जो बाइंग की वो कोविड से की 2020 के बाद। उसके बाद वर्ल्ड पर एक जबरदस्त खतरा छाया, वो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो जब से स्टार्ट हो गया। तो ना केवल इंडिया ने ही सोना खरीदा, उसके साथ साथ वर्ल्ड की जो सारे सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने भी सोना खरीदना स्टार्ट किया, क्योंकि काफी बड़ी अनसर्टिनिटी वर्ल्ड के सामने थी, काफी बड़ी दिक्कत में इकोनॉमीज दिख रही थी, फ्यूचर काफी दिक्कत में था। तो इस वक्त सारे वर्ल्ड की जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने भी सोना जबरदस्त तरीके से खरीदा। उसकी वजह से क्या हुआ कि गोल्ड के जो रेट से दोस्तों वहां से जबरदस्त शूट आउट हुए, और गोल्ड के रेट अगर आप देखें तब से जबरदस्त बढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड भी अभी सोना खरीद रहा है, इंडिया भी बाय कर रहा है। तो इसी वजह से गोल्ड के रेट जबरदस्त बढ़ रहे हैं। और हम जब कभी दिक्कत आती है तो सोना हमें यहां पर सहारा देता है। तो बेसिक चीज अब देख लीजिए कि जो जिस तरह से मतलब शक्तिकांत दास जी देखते हैं इस चीज को कि वो सोना क्यों खरीद रहे, उसके पीछे के कुछ उन्होंने कारण बताए। अभी रिसेंटली अप्रैल में उन्होंने वो कारण बताए थे उनकी एक स्पीच में, कि उन्होंने कहा कि हम सोना क्यों खरीदते हैं। उसके पीछे का फर्स्ट रीजन है कि हमारा जो रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन करेंसी, फॉरेन का जो रिजर्व होता है आरबीआई के पास, वो 3 तरीके से होता है। एक तो फॉरेन करेंसी इंडिया के पास होती है, उसके बाद सोना, और तीसरा होता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो इन तीनों में से इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है कि आपकी पास करेंसी कितनी है, फॉरेन करेंसी और सोना। बाकी एसडीआर के बारे में अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये 2 चीजें हैं, ये मेजर है। तो अगर आप एक ही चीज पर पूरी तरह से निर्भर रहेंगे, जैसे कि अगर आप बस एफडीआई हो, एफपीआई हो, इस पर ही आप पूरा वहां पर उस पर ही सारी चीजें डिपेंड रहोगे, तो दिक्कत ये आ सकती है कि ये लोग कभी भी देश छोड़कर जा सकते हैं, कभी भी अपना पैसा निकाल कर जा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि इनको कुछ नहीं होता, जब उनको लगता है कि खतरा, उनके मतलब डर लगता है, या फिर उनको लगता है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहां पर डेंजर में है, वो कहीं कभी भी वहां से निकल सकते हैं। उन्हें देश से, देश का विकास, डेवलपमेंट, उससे कुछ लेना देना होता नहीं है। इसीलिए ये जो अभी रिसेंटली जबरदस्त सेलिंग दिखी दोस्तों, अगर हम बस उस पर ही निर्भर रहते एफपीआई एफडीआई पर, तो हमारी इकोनॉमी काफी बड़ी मुश्किल में आती। तो वो चीज ना हो, तो इसीलिए एक डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ये जो मतलब ना बस आप एफपीआई एफडीआई ही इंडिया में लाओ, उसके साथ साथ उसे डाइवर्सिफाई करने के लिए आप क्या करो, गोल्ड के भी रिजर्व बाइंग करते रहो, ताकि दिक्कत आने के वक्त ये जब छोड़ जाएंगे देश, तो आपके पास सोना होगा जो आपको हेल्प करेगा। तो वो रीजन मेजर है कि डाइवर्सिफाई करने के लिए। उसके बाद उसके साथ साथ और एक चीज देख लीजिए दोस्तों, शक्तिकांत दास जी जो है, आपने अगर हमारी वीडियोस देखी होगी कई सारी, तो उसमें हम बार बार ये कहते हैं कि शक्तिकांत दास जी जो है वो इन्फ्लेशन पर ज्यादा जोर देते हैं। ओके, अगर आप आई बटन जो है आपके सामने वहां पर जाकर देखेंगे तो कई सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, जिस पर कई सारे इनके जो स्टेटमेंट्स है उस पर काफी डिटेल में चर्चा की है, ताकि आपको पूरा ये मामला समझ में आए। रेट कट हो गए नहीं हो गए, शक्तिकांत दास जी किस तरह से देखते हैं, निर्मला सीतारामन जी किस तरह से देखते हैं इंडिया की ग्रोथ के बारे में, रेट कट के बारे में, वो सारी चीजें आपको
हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जरूर मिलेगी, जरूर जाकर वो वीडियोस देख लीजिए। तो शक्तिकांत दास जी जो है वो इन्फ्लेशन पर उनका ज्यादा फोकस है, मतलब रेट कट करने में वो प्रायोरिटी जो देते हैं, पहले देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, तभी तभी वो वहां पर डिसीजन लेते हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन होता है दोस्तों, ये अगर बढ़ता है तो दिक्कतें भी आती है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपके लिए महंगा होगा, आपकी इकोनॉमी महंगी होगी, तब आपके पास इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, इन्फ्लेशन बढ़े तब ऐसा कुछ होना चाहिए जिसका भी वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ बढ़े, ताकि इन्फ्लेशन जो हो, इन्फ्लेशन से अगर आपके यहाँ कुछ 5% का इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई 5% से बढ़ रही है, बट आपके पास ऐसी चीज हो जो 5% वो भी बढ़े, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इन्फ्लेशन का खतरा आपको नहीं होगा। तो वही चीज होती है, इन्फ्लेशन जो है दोस्तों वो बढ़ती रहती है नॉर्मली, कई बार जब दिक्कतें आती है तो वो तो ज्यादा ही बढ़ती है। तब उस इन्फ्लेशन की जो रेट होगा उसे बीट करने के लिए, उसे हेज करने के लिए गोल्ड की बाइंग की जाती है। ओके, मतलब इन्फ्लेशन से बचने के लिए भी गोल्ड का यूज यहां पर शक्तिकांत दास जी करते हैं, इसीलिए वो एग्रेसिवली गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। ओके, उसके बाद ये तो चीज आप समझ गए कि एफआईएस के जो पैसे वो लेके जाएंगे, आउटफ्लो होगा, पैसा इंडिया से बाहर जाएगा, तो उसे भी हेज करने के लिए यहां पर गोल्ड की बाइंग की जाती है। तो ये 3 जो रीजन थे वो उन्होंने दिए हैं कि हम वहां पर गोल्ड में एग्रेसिवली बाइंग क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों इनकी ये जो सोच है, इनकी यही सोच से दोस्तों हमारी इकोनॉमी बच सकी है। इतने बड़े जो कुछ मतलब देख लीजिए, वर्ल्ड के सामने कई सारे खतरे बीच में आए, जैसे कि कोविड हो, उसके बाद यूक्रेन का वॉर हो, उसके बाद ईरान का वॉर हो, या फिर इंडिया के सामने भी अभी जो दिक्कत है, कई सारी दिक्कतें, जैसे कि एफआईएस पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ओके, हमारी जो अर्निंग है कई सारी कंपनी की वो कम आ रही है। तो इतनी सारी दिक्कत में इंडिया है, बट फिर भी हम स्ट्रांग क्यों है, इसके पीछे है शक्तिकांत दास जी और उनकी ये पॉलिसी, गोल्ड की पॉलिसी। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था इसमें हमने पूरी तरह से ये जो चीजें थी वो पूरी तरह से समझी। ये चीज भी अभी बोली जाती है कि ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, जो हम गोल्ड खरीद रहे हैं वो फ्यूचर 2025 में भी, अगले साल भी ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो ये कंटिन्यू होने के ही संकेत पूरी तरह से मिल रहे हैं। ओके, शक्तिकांत दास जी भी इस पर वो मतलब ये कर रहे स्ट्रेस कि यस वी विल कंटिन्यू दिस पॉलिसी टिल नेक्स्ट ईयर 2025 में भी आपको ये जो है गोल्ड की बाइंग वो आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए दोस्तों जब आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर होगा तो देख लीजिए, अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि गोल्ड में बाइंग करे या ना करे, तो इस डिसीजन में दोस्तों ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है, जिसमें हमने बताया कि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है वो किस तरह से देख रहे हैं, वो वहां पर बाइंग का सोच रहे हैं, वो बाइंग करेंगे तो रेट बढ़ सकते हैं। तो अभी भी इतने हायर वैल्यूएशन पर भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना, वैसे इस अगर आप बस एंगल से देखें तो ठीक है। कई बार क्या होता है कि मैं कुछ यहाँ पर वीडियो में बताता हूँ तो कई बार मैंने देखा है कि कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसे। भाई मैं तो यहाँ कोई भगवान नहीं हूं कि मैं बोलूंगा और ऐसे ही होगा। जो मेजोरिटी चीज हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये 100% होगा ऐसा ना कभी मैंने कहा है और ना कभी कहूंगा, या फिर कोई भी ये कभी भी नहीं कह सकता दोस्तों। 100% चीज कोई भी मार्केट में या फिर इकोनॉमी में नहीं है, अनसर्टेनिटी काफी जबरदस्त है मार्केट में। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर गोल्ड में बाय करो और आप यहां पर बाय करने लगोगे और कल ये गोल्ड के रेट कम हो गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर गालियां दोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। बस ये हमारी राय है, हम यहां पर आपको एक एजुकेट कर रहे हैं, थोड़ी एंगल आपको दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही है रेट बढ़ने की, बट 100% होगा ऐसे गारंटी नहीं है। तो जो भी आप डिसीजन लो वो अपने खुद से पूरे विचार से आप वहां पर लीजिए, बट अभी जो हमें प्रोबेबिलिटी लग रही वो मैंने आपके यहां पर पूरी तरह से सामने रखी। आई होप आपको काफी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा दोस्तों। और अगर आपको कुछ सीखना है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे जरूर जाकर चेक कर लीजिए। रिसेंट में जो जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, हम इतना मतलब आपको डीप में नॉलेज देते हैं कि आपको ये वीडियो देखकर भी कई सारी चीजें आप सीख सकते हैं। और पूरा जो इंडिया के सामने वाली दिक्कतें होगी या फिर इकोनॉमी होगी, मार्केट होगा, वो उसका एक आपको ओवरव्यू पूरा यहां पर मिल जाएगा।
तो आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों बस एक लाइक करें ताकि हमें हेल्प हो सके, हमारा हौसला बढ़े और ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपने गोल्ड में अभी बाइंग की है या नहीं की है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, आपको क्या लगता है कि मैंने ये चीज़ें बताई, बट आपके मन में क्या चल रहा है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो यही तक था। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।